Welcome everybody. This is our fourth class in JEE Mains previous year question series for the chapter Gravitation of class 11th. Before this we have made 3 videos in this series and all of those videos can be found on our YouTube channel. And name of channel is again Point Basics, and the videos you can find related to this series in a dedicated playlist. Name of that playlist is JEE Mains previous year questions. We have also started similar series for NEET previous years, and they can also find on their dedicated playlists. So go to our channel and check out all this stuff. And if you found this video and those other videos useful, then like them, share them as much as possible, and subscribe to our channel because it helps a lot when you share and subscribe. Also, if you want to donate something to help to us in this course or this work, then you can scan any of these QR codes and donate whatever amount you want. With this amount in future, we will be able to continue this series and also bring you better quality and better content videos. So let's start today's video. In our previous video, which was ended abruptly due to electricity failure, because I actually don't have UPS, so we was able to complete up to question number 33. Here we don't have that answers because the file was not saved, but up to 32 I think we have completed, and we was doing this question. We have started question number 33. So in this video we will start this again. So here gravitational field is, हमें, yes, we have to find the relation between time period and radius, और हमें mass density given है. So जो mass density होती है, that we know that mass density के लिए relation होता है, it is mass by volume, it is known as mass density. तो हमें relationship बताना है T और R के अंदर. So यहाँ से जो mass density आ जाती है, it is given as K by R square, where R is the distance from the center. और इसको थोड़ा सा थिंक कर लेते हैं. Let us draw the circle, or more accurately sphere, because we are dealing in spheres. So हमने एक स्फेयर ले लिया, और जो अब तक अगर आप क्वेश्चंस कर चुके हो तो यहाँ पे हमें ये पता है कि एक तो आप बाहर के लिए कैलकुलेशंस कर सकते हो, और एक आप इनसाइड्स के लिए कैलकुलेशंस कर सकते हो. सो हम यहाँ पे आउटसाइड कैलकुलेशंस करेंगे. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे क्या मेंशन है, एक टेस्ट पार्टिकल है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, किसके अराउंड, एक ऑब्जेक्ट के अराउंड, जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसने ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस किया, और उसके लिए मास डेंसिटी इस रिलेशन से दी जाती है. मींस यहाँ पे कोई टेस्ट पार्टिकल है हमारे पास, और वो टेस्ट पार्टिकल इस ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. सो हम इसके लिए एक ऑर्बिट भी डिजाइन कर देते हैं. सपोज ये टेस्ट पार्टिकल की ऑर्बिट है हमारे पास. जो टेस्ट पार्टिकल है वो यहां पे है, और वो इस ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेट कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर. तो अब हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, इस जो ये ऑब्जेक्ट है, जो रेड कलर का हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, हमें वो ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना होगा. जब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाएगा, देन हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि वो टाइम पीरियड से कैसे रिलेटेड होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है जो इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगा वो, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, जो ये ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ये रेड वाला ऑब्जेक्ट है, हमें इसका टोटल मास फाइंड आउट करना होगा. ओनली देन हम इसके लिए फर्दर कैलकुलेशंस कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो बिफोर प्रोसीडिंग, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ अजम्पशंस लेनी होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है, और जो हमारा ये जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये मास डेंसिटी,
वो कितने रेडियस तक है। मीन्स हम ये एजम्पशंस ले सकते हैं कि सपोज कीजिए जो ऑब्जेक्ट है आपका ये आर डिस्टेंस तक जाता है, और जो आपका ये एक्चुअल ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और जो आपका ये टेस्ट ऑब्जेक्ट है, टेस्ट पार्टिकल जो रिवॉल्व कर रहा है, वो डी डिस्टेंस तक रिवॉल्व कर रहा है। बट अगर आप आंसर में देखोगे तो यहाँ पे एक ही डिस्टेंस मेंशन किया गया है कि पार्टिकल की रेडियस भी आर ही है, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इसको भी हम आर तक इंटीग्रेट कर लें मोस्टली। मीन्स जो आपका पार्टिकल है वो ऑलमोस्ट सरफेस के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है। मीन्स जो जो ऑब्जेक्ट आपका ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी रेडियस भी आर है, और जो टेस्ट ऑब्जेक्ट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस भी आर ही है, तो ये भी आर ही है। मीन्स ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, तो हम ये अजम्पशन यहाँ पे लेके चलेंगे, बिकॉज उसके अलावा कोई डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट। जब हम इस ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए कैलकुलेशंस करेंगे या फोर्स के लिए कैलकुलेशंस करेंगे, तो इसकी कैलकुलेशंस करने के लिए बेसिक मेथड ये होता है कि हम ये ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसके अंदर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए एक हमने एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये एलिमेंट कितने एक्स डिस्टेंस पे है और इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस dx है। सो ये जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है, इस एलिमेंट की वॉल्यूम यानी कि dv आ जाती है, इट कम्स आउट टू बी 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। और ये हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में कवर किया हुआ है कि ये कैसे आता है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये इसकी वॉल्यूम आ जाती है, और इसके लिए मास आ जाएगा dm, दैट विल बी k, जो dm होगा इट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी है k बाय x डिस्टेंस पे, तो k बाय एक्स स्क्वायर इनटू जो वॉल्यूम आएगी हमारे पास, ये रही वॉल्यूम की वैल्यू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। सो इट कम्स आउट टू बी 4 पाई k इंटू dx। तो ये हमारे लिए इस स्मॉल एलिमेंट का मास आ जाता है। नाउ अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दो मेथड्स ले सकते हो आप। या तो आप इस स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिया और ये जो पार्टिकल यहाँ पे है जो इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पे फोर्स निकाल सकते हो df, और उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। या फिर आप टोटल मास निकाल सकते हो और उस टोटल मास से टोटल फोर्स निकाल सकते हो। एनी हाउ बोथ प्रोसेस से आंसर आ जाएगा आपका, बिकॉज जो आपका पार्टिकल है वो ऑब्जेक्ट के आउटसाइड लाई करता है, वो ऑब्जेक्ट के इनसाइड लाई नहीं करता, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले टोटल मास फाइंड आउट कर लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ दिस। और टोटल मास हम क्या तक मान के चल रहे हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो आर रेडियस तक जाता है, सो 0 टू आर। तो ये हो जाएगा आपका m, इट विल बी 4 पाई k, और इंटीग्रल करेंगे आप जस्ट x आएगा और ये आ जाएगा r। तो ये मास की वैल्यू आ जाती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है g मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ टेस्ट पार्टिकल, जिसको हम स्मॉल m ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। और हमने ये माना कि जो आपका पार्टिकल है वो भी जस्ट सरफेस के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका रेडियस भी r ही होगी। सो r स्क्वायर g 4 पाई k r m डिवाइड बाय r स्क्वायर। सो ये r से r कैंसिल हो जाएगा और इट कम्स आउट टू बी 4 पाई g k m बाय r। तो जो टेस्ट पार्टिकल है उस पर लगने वाला फोर्स इतना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर वो कहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है, जस्ट सरफेस के ऊपर ऑर्बिट कर रहा है। तो ये हम ये एजम्पशन हम लेके चल रहे हैं थ्रू आउट। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। सो 4 पाई जी के एम आर शुड बी इक्वल टू m मास ऑफ टेस्ट पार्टिकल इनटू वेलोसिटी बाय रेडियस। r से r कैंसिल हो जाता है, m से m कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से आ जाता है वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 पाई जी के। और अगर अब हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई आर यानी सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। और आपको ये पता है कि वेलोसिटी तो देखिए 4 पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो दैट टी इज प्रोपोर्शनल टू आर।
ये रिलेशन हम यहाँ से ड्राइव कर पा रहे हैं और बोल सकते हैं दैट टी बाय आर इज कॉन्स्टेंट। सो ऑप्शन ए, टी बाय आर इज कॉन्स्टेंट। और इसमें अजम्पशन क्या है हमने कि जो पार्टिकल है आपका वो जस्ट सरफेस के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। अगर आप उसको सरफेस से डिस्टेंस चेंज कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास आर प्लस एच आ जाएगा। उस सिनेरियो में आपका आंसर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is moving in circular orbit of radius r about the planet of mass m at some instant. It splits into two equal masses. The first move in circular orbit of radius r by 2 and the other mass in circular orbit of 3r by 2. The difference between final and initial total energies. So जो आपका ऑब्जेक्ट है मींस मास m का ऑब्जेक्ट है वो पहले किस में मूव कर रहा है, r रेडियस की उसमें मूव कर रहा है, r रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो अगर वो r रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसके पास कोई ना कोई टोटल एनर्जी होगी और उसके बाद वो दो पार्ट में स्प्लिट होके r/2 और 3/r/2 की रेडियसिस में चले जाते हैं। तो अगर वो यहाँ भी सर्कुलर ऑर्बिट्स में है एज पर मेंशन तो तब भी उनके पास ऑर्बिट्स की अपनी एनर्जी होगी, तो उनका डिफरेंस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ कि जब जो कि कोई भी ऑर्बिट होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट के या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी टोटल एनर्जी दी जाती है ई टोटल एनर्जी माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट जिसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस कि कितने डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहा है। सो जो केस वन है जब वो मास m है तो और रेडियस हो जाएगी बिकॉज उसकी ऑर्बिट की रेडियस हमें r गिवन है। सो ये हो जाएगा केस वन, इनिशियल टोटल एनर्जी इतनी है। बाद में जब वो इक्वल मासेस में स्प्लिट हो जाता है तो E फाइनल हो जाता है। पहला मास जो m/2 है वो कितनी रेडियस पे है, r/2 पे, तो इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम m/2 ट्वाइस r/2 नेगेटिव दूसरा मास 3r/2 पे है। सो माइनस जी एम माइनस ऑलरेडी है इधर m/2 3r/2 का ट्वाइस। सो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, ये आपको देगा माइनस जी एम एम बाय ये 2 नीचे आ जाएगा 2r और यहाँ से हमें मिलेगा माइनस जी एम बाय 6r। तो ये इनिशियल टोटल एनर्जी है और ये फाइनल टोटल एनर्जी है। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 2r कॉमन ले लिया अगर हमने तो इट विल बी 1 + 1/3 और यानी कि 4/3 हो जाएगा इंटू 4/3। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे सो डेल्टा ई आ जाएगा हमारे पास, दोनों का डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल माइनस जी एम एम बाय 2r इंटू 4/3 माइनस नेगेटिव जी एम एम बाय 2r। जी एम एम बाय 2r कॉमन लिया जा सकता है। सो जी एम एम बाय 2r यहाँ पे बचेगा -4/3 और यहाँ पे बचता है 1। सो जी एम एम बाय 2r इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये देगा आपको -4 + 3 यानी कि -1/3। सो माइनस जी एम एम बाय 6r मीन्स फाइनल एनर्जी जो है आपकी वो लेस है, यानी एनर्जी में डिक्रीज हुआ है। आई एम गोइंग विद दिस ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r,
A spherical portion of r/2 is removed as shown in the figure. Take gravitational potential V is equal to 0 at r is equal to infinite. The potential at the center of the cavity thus formed is, तो कैविटी के अंदर जो पोटेंशियल बनेगा वो हमें पोटेंशियल की वैल्यू बतानी होगी. सो इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो एज हमारे पास यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमारे पास स्फीयर था वो सॉलिड स्फीयर था. सो लेट अस टेक, अज्यूम करिए कि ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है एंड इसको हम फिल कर देते हैं सो दैट देयर शुड बी नो डाउट. तो स्टार्टिंग वाला ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है. अब हम क्या करते हैं, इससे एक अनदर स्मॉल सॉलिड स्फीयर, ये वाला हिस्सा हम इससे क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. और जब हम ये रिमूव करते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक होल बच जाएगा. सो होल कैसा बचेगा, लेट मी शो. इसको हम कॉपी, वेयर इज कॉपी, हियर इट इज, एंड पेस्ट, मेक इट विदाउट फिल. Not without fill, with this. Yes. So you have to make it on top. Okay, leave it. हाँ. So स्टार्टिंग में आपका स्फीयर ऐसे है, उसमें से हम एक पार्ट ये वाला एज इट इज रिमूव कर देते हैं. और जब हम ये वाला स्फीयर रिमूव करते हैं तो जो रिमूव किया हमने वो भी एक स्फीयर है, तो यहाँ पे एक होलो कैविटी बच जाती है जो अंदर से होलो है, अंदर से खाली है. और ये आपका अभी भी अंदर से सॉलिड है, जो आपको रेड पार्ट दिख रहा है. इनिशियली पूरा का पूरा रेड पार्ट पूरा का पूरा फिल्ड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है. अब आप क्या करते हो, इसके अंदर से एक रीजन, ये वाला रीजन एम्प्टी कर लेते हो. जब आप इसमें से ये वाला रीजन हटा देते हो तो यहाँ पे होलो पार्ट बच जाता है. तो अब आपको ये बताना है कि जो ये होलो पार्ट है इसके सेंटर में पोटेंशियल कितना होगा. तो इसका सेंटर आपको यहाँ पे कहीं पे मिलेगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते, बट हम ये अज्यूम कर सकते हैं दैट कि हम यहाँ पे नेगेटिव पार्ट को हमने रिमूव, जो हमने ये पार्ट रिमूव किया है, ये जो स्फीयर हमने रिमूव किया, एक्चुअली हमने स्फीयर रिमूव नहीं किया, हमने यहाँ पे एक नेगेटिव मास का स्फीयर रख दिया. अब इसके नीचे पॉजिटिव मास है, ऊपर नेगेटिव मास है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मास एक दूसरे को कैंसिल करके ऑटोमेटिकली कैविटी क्रिएट कर देगा. सो हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि एक नेगेटिव मास का स्फीयर रख लिया. तो अब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास पॉजिटिव मास का स्फीयर है, उसकी वजह से हम यहाँ पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और एक हमारे पास नेगेटिव मास का स्फीयर है, उसकी वजह से इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों के पोटेंशियल हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट हमने रिमूव किया है या नेगेटिव पार्ट हम जो रखेंगे, हमें उसका मास फाइंड आउट करना होगा. सो अगेन वो कैसे करेंगे, हम मास डेंसिटी को कांस्टेंट मानेंगे. तो मास डेंसिटी हो जाएगी m बाय रेडियस r है बिगर स्फीयर की, सो 4/3 पाई r क्यूब. ये मास डेंसिटी हो गई. नाउ मास ऑफ स्मॉल स्फीयर हो जाएगा m बाय 4/3 पाई r क्यूब इनटू जो स्मॉल स्फीयर है उसकी रेडियस r/2 है, यानी हम जो नेगेटिव मास यहाँ पे रखेंगे तो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई r/2 का क्यूब. तो ये कैंसिल होगा और ये r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा m/8. यानी कि हम m/8 मास का एक के नेगेटिव मास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे और जिसकी वजह से यहाँ पे कैविटी क्रिएट हो जाएगी. सो नाउ जब भी आपके पास सॉलिड स्फीयर हो तो सॉलिड स्फीयर के लिए इनसाइड, बिकॉज जो पॉइंट है वो दोनों स्फीयर्स के इनसाइड है,
तो सॉलिड स्फेयर के लिए जो इनसाइड पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू दी जाती है नेगेटिव GM बाय आर क्यूब 3r² माइनस x² और ये x क्या है, ये x होता है सेंटर से डिस्टेंस। नाउ जो बिगर स्फेयर है, बिगर स्फेयर का सेंटर यहां पे होगा और उससे ये जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हमें गिवन है r/2, बिकॉज बिगर स्फेयर की रेडियस r है और जो स्मॉलर स्फेयर है उसकी रेडियस r/2 है, तो स्मॉलर स्फेयर का डायमीटर जो हो जाएगा वो r के इक्वल हो जाएगा। सो ये डिस्टेंस होगा स्मॉलर स्फेयर की रेडियस के इक्वल r/2। ये हमारा डायग्राम थोड़ा इनकरेक्ट है बट आप उसको अज्यूम कर सकते हो। सो बिगर स्फेयर के लिए डिस्टेंस हो गया सेंटर से r/2। सो x की वैल्यू हो जाएगी r/2, 3r² माइनस r/2 का स्क्वायर हो जाएगा r²/4 और जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हमें देता है -11GM/8r। ये आपको देगा 12r² माइनस r² 11, r² से ये कैंसिल हो जाएगा और ऐसे 11GM/8r मिलेगा आपको। नाउ अब आते हैं जो नेगेटिव मास का स्फेयर है। तो नेगेटिव मास वाले स्फेयर के लिए एक तो मास नेगेटिव हो गया तो ये पोटेंशियल ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा GM, जो उसकी रेडियस है। अब वो रेडियस उसके लिए है r/2, ये r रेडियस के लिए कैलकुलेशन है। अगर रेडियस r/2 हो जाती है तो यहाँ पे r/2³ आएगा, 3r/2² माइनस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव मास के स्फेयर के सेंटर पे ही लाई करता है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो GM r/2³ और ये है 3। हाँ, यहाँ पे हम एक टर्म मिस कर गए, यहाँ पे 2 होता है साथ में, यस 4 × 2 8, यहाँ पे 2 होगा बाय मिस्टेक। सो यहाँ पे 2 होगा, 3r/2², r/2² से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा फाइनली G मास ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट इनटू 2r और ये r 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो बाय r। अब ये जो मास है ये स्मॉल स्फेयर का मास है v, ये नेगेटिव वाला है तो इसका मास हम कैलकुलेट कर चुके हैं, m/8 आता है तो वो वैल्यू पुट कर देंगे तो GM/8r, तो इसको हम ms लिख सकते हैं यहाँ तक। ना हमारे पास दोनों पोटेंशियल आ गए इस पॉइंट पे। ये नेगेटिव पोटेंशियल है बिगर स्फेयर की वजह से और जो पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि ये जो ms है ये नेगेटिव मास है हमारे पास। सो जस्ट अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना होगा, 11GM/8r प्लस GM/8r। सो GM/8r हम जस्ट कॉमन ले सकते हैं और -11 + 1 ये हो जाएगा 10। सो ओ अगेन मिस्टेक, हम यहाँ पे 3 फिर से फॉरगेट कर गए, तो यहाँ पे 3 -11 + 3 ये हो जाएगा 8 नेगेटिव में, 8 से 8 कैंसल और ये हो जाएगा -GM/r। एंड here is option D is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is most closely depicts the correct variation of gravitational potential due to a large planet of radius r uniform mass density? Figure note to scale। सो अभी हमने जस्ट रिलेशन लिखा था कि हमारे अगर पास कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और वो अंदर से सॉलिड है तो उसके लिए पोटेंशियल होता है -GM/2r³ 3r² माइनस x²। तो अगर आप यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल देखते हो, सेंटर पे x 0 हो जाएगा तो सेंटर पे पोटेंशियल आता है एट x = 0 इज -3/2 GM/2
आर, ये सेंटर का पोटेंशियल होता है। और अगर आप आर रेडियस पे पोटेंशियल देखोगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, v एट एक्स इज इक्वल टू आर पे हो जाएगा ये आर स्क्वायर 3r² माइनस आर स्क्वायर 2r², 2 से 2 कैंसिल तो आता है माइनस GM/r। और अगर आप ये हमारा, अगर हम इन्फानाइट डिस्टेंस पे चले जाएं, मींस इन्फानाइट डिस्टेंस पे चले जाएं, तो इन्फानाइट डिस्टेंस पे एज यूजुअल जो पोटेंशियल होता है वो जीरो हो जाता है। और जो ये वाला फॉर्मूला है ये सिर्फ इनसाइड के लिए काम करता है, आउटसाइड के लिए काम नहीं करता। आउटसाइड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल हो जाता है जीरो। तो ऐसी कौन सी कर्व है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है? तो अगर आप देखें तो पहले वाले पार्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल तो ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप देखें सी और डी में, यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव है स्टार्टिंग में, तो हमारा स्टार्टिंग पोटेंशियल नेगेटिव है और इसमें स्टार्टिंग पोटेंशियल नेगेटिव है, बट यहाँ पे स्टार्टिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है कुछ टाइम के लिए, कुछ डिस्टेंस के लिए। बट जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू वेरी करेगी, पोटेंशियल आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो टाइम से चेंज होगा डिस्टेंस के साथ। सो ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय, फॉर्मूला है जी न्यूटन जो भी है, द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल of mass 1 kg when it is taken from the origin to the point 7 meter minus 3 meter. So ऑब्जेक्ट को कहाँ से 0i प्लस 0j से आप कहाँ पे लेके जाते हो 7 मीटर माइनस 3 मीटर, यानी कि ये i में है, x में मूवमेंट है और ये j के अंदर मूवमेंट है हमारे पास। और हमें क्या निकालना है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट कैन बी गिवन एज, आप इसको लिख सकते हैं एनर्जी ग्रेविटेशनल, इट विल बी मास टाइम्स पोटेंशियल। जैसे आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें रिलेशन होता है दैट एनर्जी इज इक्वल टू QV, तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम रिलेशन है, मास टाइम्स क्यू, यहाँ पे चार्ज होता है और V इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, यहाँ पे मास M मास है और V ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। सो हमें मास तो गिवन है 1 kg, तो हमें क्या निकालना होगा, हमें पोटेंशियल निकालना होगा। और पोटेंशियल क्या होता है, हमें हमारे पास रिलेशन होता है E इज इक्वल टू, यानी कि फील्ड इज इक्वल टू होती है नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए आप x और y में गिवन है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दैट जो EX होगा इट विल बी नेगेटिव V/x और जो EY होगा इट विल बी नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ y। तो यहाँ से जो ये x और ये y, आप ऐसे इसको बोल सकते हो। सो इन शॉर्ट अगर हम पोटेंशियल के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बनाएं, सो पोटेंशियल हो जाएगा dV इज इक्वल टू माइनस EdR, और दोनों साइड का अगर इंटीग्रल कर दें तो इट विल बी नेगेटिव इंटीग्रल EX dx प्लस इंटीग्रल EY dy। ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है, यानी चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा। और x के अंदर वेरिएशन कितनी हुई है, x 0 to 7 तक गया है और y 0 to -3 तक गया है। वैल्यूज पुट करते हैं, x वाले फील्ड की वैल्यू हमारे पास 5 है, सो नेगेटिव इंटीग्रल 0 7 5 dx प्लस 0 -3, y वाली फील्ड है जो उसकी वैल्यू 12 और ये dy हो जाएगा। सो यस, सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल देगा 5x, नेगेटिव साइन है यहाँ पे और लिमिट्स हैं 7 to 0, और ये देगा आपको 12y, लिमिट्स है -3, 0। इसको सॉल्व करेंगे 5 × 7 35 प्लस 0 एंड 12 × -3 -36 और प्लस 0, तो ये होता है -1 और -1 से ये 1 हो जाता है हमारे पास। तो चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है।
और पोटेंशियल की वैल्यू अगर 1 आई है तो जो ग्रेविटेशनल एनर्जी की वैल्यू थी हमारे पास वो था मास टाइम्स पोटेंशियल। मास भी 1 है, पोटेंशियल भी 1 है, तो 1 इंटू 1 एनर्जी आ जाएगी 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इसमें कुछ डाउट है तो इससे जस्ट वेरी सिंपल कि पोटेंशियल होता है E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। यहाँ से डी वी आ जाएगा E माइनस ई इंटीग्रल डी आर। अब जो E है आपका उसको आप दो फॉर्म्स में लिख सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जो E है E को ऐसे लिखा जा सकता है ई एक्स आई प्लस ई वाई जे डॉट जो डी आर है डी आर को लिखा जा सकता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप तो आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी और जस्ट बाद में उसको इंटीग्रेट करना है। आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा यहाँ पे लगा देते हैं। हाँ, टू हाइपोथेटिकल प्लैनेट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर एट रेस्ट व्हेन दे आर इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा तो इन पे कोई फोर्सेज नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, तो ये रेस्ट पे होंगे। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स दे मूव टुवर्ड ईच अदर अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। व्हाट इज देयर स्पीड व्हेन देयर सेपरेशन इज d। तो ये बताना है कि जब उनकी सेपरेशन d है तो उनकी स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन पे फोर्सेस लग रहे हैं वो एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्सेस होंगे। एंड बिकॉज यहाँ पे ओनली इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व है, यानी ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, जो मोमेंटम है, मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मींस मोमेंटम ऑफ m1 इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ m2। नाउ हमें इनकी स्पीड्स निकालनी है, तो हम स्पीड कैसे निकालते हैं, बिकॉज दोनों के बीच का डिस्टेंस वेरी कर रहा है तो दोनों के बीच के फोर्सेस भी वेरी कर रहे हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जी m1 m2 बाय डिस्टेंस के स्क्वायर पे। सो हम इनके लिए डायरेक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगा के स्पीड्स नहीं निकाल सकते, बिकॉज जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एनर्जी मेथड लगाएंगे, फोर्स का मेथड ना लगा के एनर्जी मेथड यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी सेपरेशन इन्फानाइट है, तो अगर उनकी सेपरेशन इन्फानाइट है तो पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, जीरो। बिकॉज अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस इन्फानाइट होता है तो हम दोनों को फ्री मानते हैं और फ्री सिस्टम की एनर्जी हमारे पास जीरो मानी जाती है, सही हो जाती है जीरो। नाउ जब ये दोनों डी डिस्टेंस अपार्ट हैं तो इनकी क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी होगी दोनों ऑब्जेक्ट्स की। सो कैलकुलेशन करते हैं। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इट विल बी माइनस जी m1 m2 बाय डी प्लस, अभी आपको यहाँ पे ये डाउट आ सकता है कि सर दोनों ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, जैसे इस ऑब्जेक्ट की वजह से इसकी होनी चाहिए और इस ऑब्जेक्ट की वजह से इसकी होनी चाहिए, 1 की वजह से 2 की होनी चाहिए और 2 की वजह से 1 की होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आप किसी के रिस्पेक्ट में मेजर करते हो और जिसके रिस्पेक्ट में आप मेजर करते हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को आप जीरो मान के चलते हो, उसके तभी आप दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर पाते हो। तो इस सिनेरियो में अगर आप ये मान लेते हैं कि आप सारी मेजरमेंट m1 के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो m1 की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और m1 के रिस्पेक्ट में m2 की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी m1 m2 बाय डी, बिकॉज दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस d है। और अगर आप m2 की पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में लेते हो तो भी पोटेंशियल एनर्जी सेम ही रहेगी, जी m1 m2 बाय डी, और इस केस में m2 की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी में अगर आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं तो आपके पास ओनली 2 टर्म्स आएंगी और अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं तो ओनली 1 टर्म आती है, मींस n-1 टर्म्स आती है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। नाउ दोनों मूव कर रहे हैं तो दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स आपको दोनों लेनी होंगी बिकॉज दोनों के अंदर मूवमेंट है। काइनेटिक एनर्जी किसी के रिस्पेक्ट में मेजर नहीं होती, वो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट, वेलोसिटी से आती है। बिकॉज यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे ये इंडिविजुअल वेलोसिटीज है इनकी। तो दैट्स वाई वेलोसिटीज दोनों आप लेनी पड़ेंगी आपको, और पोटेंशियल एनर्जी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की मेजर होती है, दैट्स वाई आप सिर्फ एक की पोटेंशियल एनर्जी लोगे। सो प्लस पहले वाले की हम अगर वेलोसिटी v1 ले लेते हैं जो कि मेंशन है ऑलरेडी, सो m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2
v2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है। नाउ हमें पता है कि मोमेंटम कंजर्व है, पी एम वन इज इक्वल टू पी एम टू। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दैट m1 v1, ये पहले वाले का मोमेंटम हो गया, प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। और ये हमने इसको सॉरी नोट प्लस, माइनस आएगा यहाँ पे। माइनस क्यों आएगा, बिकॉज वेलोसिटी की डायरेक्शंस अपोजिट हैं। ये आपका इस पोजीशन में टोटल मोमेंटम है m1 v1 माइनस m2 v2। और ये इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों ऑब्जेक्ट क्या थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो मूव नहीं कर रहे थे। तो ये स्टार्टिंग मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम है, और दोनों मोमेंटम इक्वल होने चाहिए। और हमने यहाँ पे रोंगली मेंशन कर दिया, ये p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल होना चाहिए था। और आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वही मिल जाएगा, पी एम वन इज इक्वल टू पी एम टू, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। और यहाँ से हमारे पास सलेशन आ जाता है। अगर हम v1 के लिए बनाते हैं तो v1 हो जाएगा m2 बाई m1 इंटू v2। सो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी हाफ m1, v2 की वैल्यू हम v1 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। सो m2 स्क्वायर बाय m1 स्क्वायर इंटू v2 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू g m1 m2 बाय डिस्टेंस d। एंड यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये m1 से ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m2 हम कॉमन ले सकते हैं और v2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। सो और 2 भी कॉमन ले सकते हैं, m2 बाई टू, m2 बाई टू और v2 स्क्वायर। तो यहाँ पे बचता है m2 बचता है डिवाइड में m1 बचता है, और यहाँ पे ये तो हमने पूरी टर्म कॉमन आ गई तो प्लस वन ही बचेगा, इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई d। ये m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा। सो v2 स्क्वायर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं m2 प्लस m1 डिवाइड बाई m1 इज इक्वल टू 2g m1 इंटू d। और यहाँ से v2 का स्क्वायर आ जाता है 2g m1 स्क्वायर d इंटू m2 प्लस m1। और अब हम इसको अंडर रूट की टर्म्स में लिख सकते हैं। सो v2 विल बी m1 अंडर रूट 2g d m1 प्लस m2। और अगर आप यहाँ पे एनालॉगस देख पाएँ तो यहाँ से v1 की वैल्यू भी एग्जैक्टली क्या आ जाएगी, m1 की जगह पे जस्ट m2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2g m1 m2 d। तो कंपेयर करते हैं। 2g आया है हमारा, आई थिंक यस 2g d, v1 में m2 है और v2 में m1 है। एंड यस ऑप्शन बी है जो हमारा मैच करता है, जो हमारी स्पीड्स आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। So the gravitational field due to leftover part of a uniform sphere for which part as shown has been removed at very far point P। किसी एक फार पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है, वुड बी नियरली, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होगी। सो इस क्वेश्चन को टू वेज में सोल्व कर सकते हैं आप। नंबर वन, आप एक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, और नंबर टू, आप एक एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सो हम दोनों मेथड आपको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोक्सीमेशन मेथड, कि हम अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे, बिकॉज वो उससे आपको जल्दी हेल्प मिलेगी फास्टली सॉल्व करने में। एज पर गिवन जो आपका पॉइंट पी है, ये पॉइंट आपका इस पूरे सिस्टम से आउटसाइड है। सो इस पॉइंट के लिए अगर ये पॉइंट आपका एनएफ डिस्टेंस पे है पूरे सिस्टम से, तो इस स्ट्रक्चर की कोई शेप मैटर नहीं करती कि जो आपका ये स्ट्रक्चर है
इसके अंदर मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पे कैविटी है, कहाँ पे कैविटी नहीं है, इट डज नॉट मैटर। अगर पी पॉइंट इससे एन एफ डिस्टेंस पे है तो ये उसके लिए किसका मास का काम करेगा, एक पॉइंट मास का काम करेगा। तो इट विल बी जस्ट लाइक कि इसका मास कितना है आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, और इसके सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है आपको ये पता होना चाहिए, और आप फिर कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो आपके ये डिस्टेंस x गिवन है, सेंटर से डिस्टेंस x गिवन है, x की वैल्यू बहुत ग्रेटर होनी चाहिए रेडियस r से, तभी आप यहाँ पे जब मास रिमूव करोगे तो सेंटर ऑफ मास में भी थोड़ा शिफ्ट आएगा। ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे राइट साइड में थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, और उस शिफ्ट को आप निगलेक्ट कर पाओगे। ओके, और पूरे सिस्टम को एक पॉइंट मास भी मान पाओगे। तो हम यहाँ पे ये जंक्शन लेके सॉल्व कर रहे हैं, x इज ग्रेटर ग्रेटर देन r। तो जो यहाँ पे मास रिमूव किया गया है उसकी रेडियस r है, और उस नोट उसकी रेडियस r/2 है, रिमूव्ड पार्ट की रेडियस r/2 है, और कंप्लीट जो स्फेयर है आपका उसकी रेडियस r थी। तो आगे हम ये मान के चलते हैं कि ये स्फेयर है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो जो रिमूव्ड पार्ट है उसका मास हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी हो जाएगी m/4/3πr3, ये डेंसिटी है। सो मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट इट विल बी m/4/3πr3 into वॉल्यूम ऑफ रिमूव्ड पार्ट 4/3, रेडियस रिमूव्ड पार्ट की r/2 है बिकॉज उसका डायमीटर r है। सो r/2 का क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, ये r³ ये r³/8, ये r³ कैंसिल होकर देगा आपको r/8, यानी कि इतना मास रिमूव कर दिया गया। अगर ये मास रिमूव कर दिया गया है तो लेफ्ट ओवर मास कितना है, मास जो लेफ्ट है अभी सिस्टम में m-m/8, और इससे बन जाएगा आपके पास जो रिमेनिंग मास है इट इज 7m/8। नाउ हमें फील्ड बनानी है, और फील्ड का हमारे पास जर्नल फॉर्मूला होता है दैट g इज स्मॉल g इज इक्वल टू gm बाय डिस्टेंस का स्क्वायर सेंटर से, और हमने ये माना है कि x इज ग्रेटर ग्रेटर देन r है, तो इट विल बी जस्ट g इंटू जो लेफ्ट ओवर मास है 7m/8 इंटू एक्स स्क्वायर, और आंसर हो जाएगा 7/8 gm/x स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ये हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेथड था। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो एग्जैक्ट मेथड है वो कंसिडर करेंगे। एग्जैक्ट मेथड में हम क्या मानेंगे कि आपके पास दो स्फेयर हैं, एक स्फेयर है जिसकी रेडियस r है, उसके अंदर भी कोई कैविटी नहीं है, कंप्लीट स्फेयर है, और एक दूसरा स्फेयर है जिसकी रेडियस r/2 है और वो नेगेटिव मास का स्फेयर है। पहला स्फेयर है आपके पास, एक स्फेयर है आपके पास, मास m है, रेडियस r है। एक दूसरा स्फेयर है आपके पास जिसका मास नेगेटिव m/8 है, जो हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया था, और उसकी रेडियस r/2 है। तो इन दोनों स्फेयर्स की वजह से हम p पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करेंगे, फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड, और फिर उन दोनों फील्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी पी पॉइंट पे फील्ड की। सो जो बिगर स्फेयर है उससे डिस्टेंस पॉइंट पी का कितना है, एक्स, तो बिगर स्फेयर की वजह से जो फील्ड आएगी इट विल बी gm/, जस्ट एक्स स्क्वायर, ये आएगी बिगर स्फेयर की वजह से। नेगेटिव स्फेयर की वजह से नेगेटिव फील्ड होगी, और उसकी वैल्यू हो जाएगी g नेगेटिव, मास है m/8, और जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो हो जाएगा x प्लस r/2। जो आपका नेगेटिव मास का स्फेयर है उसका पी पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, x प्लस r/2 का स्क्वायर। सो कैलकुलेशन करते हैं, gm/x स्क्वायर माइनस 1/8 gm, यहाँ से हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी x स्क्वायर 1 प्लस r/2 x का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर बचता है, और यहाँ पे हमें अगेन वही अप्रोक्सीमेशन लगाना होगा जो हमने यहाँ पे ऊपर लगाया था, दैट x इज ग्रेटर ग्रेटर देन r। तो अगर x इज ग्रेटर देन r तो जो r/2x होगा वो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचेगा gm/x स्क्वायर
-1/8, ये हो जाएगा 0, 1 का स्क्वायर 1 g/x², और यहाँ से आपके पास फाइनली बचेगा 7/8 gm/x², द सेम आंसर जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। सो आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। और थर्ड मेथड ये भी हो सकता है कि आप नेगेटिव मास निकाल के दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल लो, नेगेटिव मास इसको अज्यूम करके सेंटर ऑफ मास निकाल लो, सेंटर ऑफ मास थोड़ा आपका राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे, और जो ये शिफ्ट है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल उसमें फील्ड में थोड़ा सा चेंज आएगा, सेम जो यहाँ पे आ रहा है। तो अगेन वहाँ पे फिर से आपको अजम्पशन लगानी पड़ेगी दैट एक्स इज ग्रेटर देन आर। सो यहाँ पे 3 मेथड्स हो गए सेम क्वेश्चन को करने के, तो आप किसी भी वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मास ऑफ ए स्पेसशिप इज 1000 kg. It has to be launched from the Earth's surface out into free space. The value of g and radius of r, ये वैल्यू हमें गिवन है। Required energy for this work will be, तो हमें ये बताना है कि उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी so that उसको हम बाहर लॉन्च कर सकें। सो उसको हमें फ्री स्पेस में भेजना है। तो अगर हमको उसको फ्री स्पेस में भेजना है तो उसका मतलब क्या है कि हमें उसको अर्थ की फील्ड से एस्केप करवाना होगा। ओके, तो अगर हमें उसको अर्थ की फील्ड से एस्केप करवाना है तो उसके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए? उसकी एनर्जी होनी चाहिए जो एस्केप वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी आती है, इसके इक्वल होनी चाहिए। नाउ अब हमें यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू नहीं गिवन, ऑल्दो हमें पता है इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बट हम इसका यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, हम जो वैल्यूज गिवन है उन्हीं का यूज करेंगे। ओके, सो अगर ऑब्जेक्ट कोई अर्थ के सरफेस पे है तो अर्थ के सरफेस पे उसका सेंटर से डिस्टेंस होता है आर, उसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है -gm/r, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। और हम उसको हमें कहाँ पे भेजना है? फ्री स्पेस में भेजना है, तो हम इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल होती है, और हमें काइनेटिक एनर्जी की ही वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, जो वर्क निकालना है। सो इनिशियल टोटल एनर्जी हमारे पास gmm/r प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल, फ्री स्पेस में एनर्जी जीरो होती है तो जीरो, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाती है gmm/r। अब हम क्या करते हैं, इसको r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर देते हैं, r इज रेडियस ऑफ अर्थ, सो ये हमारे पास बन जाता है gm/r² इंटू m इंटू r। ये वैल्यू होती है स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास 10 है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1000 है किलोग्राम में, और रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, यानी कि 10⁻3। सो इट विल बी 64 इंटू 3 + 2 5 + 3 8 + 9, सो ये हो जाएगा 64 इंटू 10⁻9 और 6.4 इंटू 10⁻10। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a point particle is held on an axis of ring of mass m and radius r at a distance r from its center. When released, it reaches c under gravitational attraction of the ring. Its speed at c हमें बताना है। सो आपके पास एक रिंग है, लेट अस फर्स्ट थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं। वी हैव ए रिंग, विदाउट फिल क्रिएट करते हैं। हमारे पास ये एक रिंग है, इसका सेंटर है, और उस सेंटर से डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है,
और पार्टिकल का मास हमें m गिवन है और ये सेंटर c है हमारे पास। तो जब ये पार्टिकल c पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो हमें इस पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करके बतानी है। नाउ जो इस टाइप के क्वेश्चन है, अगेन हमें क्या यूज करना होता है यहाँ पे, एनर्जी कंजर्वेशन। जब पार्टिकल ए पॉइंट पे है तो पार्टिकल के पास ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी, हम पार्टिकल को स्टार्टिंग में रेस्ट पे मान रहे हैं। और जब पार्टिकल सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। नाउ ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। सो ए पॉइंट की एनर्जी है जो, इट विल बी माइनस जी मास ऑफ रिंग, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस। रिंग के केस में जो आपका डिस्टेंस है वो आप यहां से लेते हो, जो रिंग का डायमीटर है, और सॉरी सरकमफ्रेंस है, उससे डिस्टेंस लिया जाता है। सो ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। जो रेडियस है रिंग की रेडियस हमें r गिवन है, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी r है। सो ये वाला डिस्टेंस सी ए की वैल्यू भी r है। तो जो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमें हमारे पास सरकमफ्रेंस से, ये इट विल बी √2r। So EA is GMM by √2r. Now coming to C पॉइंट पे, जब ऑब्जेक्ट C पॉइंट पे होगा तो इसका रिंग के सरकमफ्रेंस से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी GMM बाय R प्लस जो ऑब्जेक्ट है उसके पास m इंटू v², यानी कि वेलोसिटी हो जाएगी। और ये दोनों एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन। सो इक्वल करते हैं, इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस GMM बाय √2r। सो स्मॉल m तो कैंसिल हो जाएगा हर जगह पे कॉमन आके, और यहाँ से बचता है v² बाय 2 इज इक्वल टू माइनस GM बाय r। इस टर्म को आप इधर लेके आओगे और GM बाय r माइनस GM बाय r कॉमन ले लोगे तो इट विल बी 1 बाय √2, और यहाँ से आता है -1। इसको आप लिख सकते हो GM बाय r, ये होगा 1 माइनस √2, और इसको आप लिख सकते हो √2 माइनस 1 बाय √2। एंड फर्दर जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा, v² हो जाएगा 2GM बाय r √2 माइनस 1 बाय √2, और v की वैल्यू 2GM बाय r √2 माइनस 1 बाय √2। कंपेयर करते हैं। सो 2GM बाय r 1 माइनस 1 बाय √2, अगर हम देखें ये हमारा आंसर आ रहा है, ये देखिए इसको स्प्लिट करेंगे तो √2 बाय √2 1 माइनस 1 बाय √2। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 42, two bodies of mass m and 4m are placed at a distance r. The gravitational potential at a point on the line joining where gravitational field is 0. तो पहले हमें ये पता करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे 0 होगी और उस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सो ये हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट है m मास का, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है 4m मास का। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, r डिस्टेंस है। तो सपोज कर लेते हैं कि एक पॉइंट है P x डिस्टेंस पे मास m से। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाती है, तो ये 4m से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, r माइनस एक्स। तो इस पॉइंट पे जो टोटल फील्ड होगी, m मास की वजह से फील्ड होगी g स्मॉल m बाय x², और 4m की वजह से हो जाएगी नेगेटिव g4m बाय r माइनस x² इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव क्यों आई,
बिकॉज इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन दोनों की तरफ से अपोजिट होगी। एम की तरफ से आप ये मान सकते हो कि लेफ्ट हैंड में, और 4m की वजह से राइट हैंड में, तो एक को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। सो यहाँ से जब हम कैलकुलेशंस करेंगे फर्दर, gm बाय एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4gm बाय आर माइनस एक्स का स्क्वायर। gm से gm कैंसिल होगा, और यहाँ से आपके पास स्क्वायर रूट कर लेंगे, 1/x हो जाएगा 2/r माइनस एक्स। फर्दर सोल्व करेंगे, r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, और r इज इक्वल टू 3x, और x इज इक्वल टू r/3। ये वैल्यू आ जाती है डिस्टेंस की। सो अब हमें इस डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो फील्ड है वो वेक्टर है, पोटेंशियल स्केलर होता है। पोटेंशियल में आपको पॉजिटिव या नेगेटिव, नॉर्मली पोटेंशियल नेगेटिव लिया जाता है। पोटेंशियल को पॉजिटिव तभी लेना है जब आपका मास नेगेटिव हो जाए, एल्स कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जो पॉइंट है उसके अराउंड मास कैसे है, आगे पीछे है, जैसे लेफ्ट राइट में। तो यहाँ पे पी पॉइंट के सिनेरियो में इसका जो पोटेंशियल होगा वो भी नेगेटिव होगा, और इसका पोटेंशियल होगा वो भी नेगेटिव होगा। पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट की वजह से। फील्ड चेंज हो जाती है बिकॉज फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो वो दोनों के लिए नेगेटिव रहेगा। ओनली सिनेरियो क्या है कि अगर आपका मास नेगेटिव हो जाए तब पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, या फिर आप दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तब पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है, ऐसे सिनेरियोज में नहीं। सो अब हम पोटेंशियल निकालते हैं। पी पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा मास m की वजह से, इट विल बी माइनस gm/x, और पी पॉइंट पे 4m की वजह से पोटेंशियल होगा माइनस g4m/r माइनस एक्स। सो x की वैल्यू है हमारे पास r/3, सो ये देगा हमें माइनस gm r, यहाँ पे 3, और r माइनस r/3 हो जाएगा 2r/3, सो माइनस 4gm/2r इंटू 3। सो ये 2 पे कैंसल, सो इट इज़ माइनस 3gm/r, एंड ये हो जाएगा हमारा माइनस 6gm/r। दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस 9gm/r, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं। This question contains statement 1 and 2. Of the four choices given after the statement, choose one which best describe the two statements. For a mass m kept at a center of a cube of side A है, flux of gravitational field passing through its sides is 4 pi gm. So पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। तो हमें फ्लक्स निकालना है यहाँ पे, और फ्लक्स निकालने के लिए हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी में, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, दैट E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली हम ग्रेविटेशनल फील्ड में भी बना सकते हैं, दैट ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट डी एस, और ये जो एरिया होता है वो स्फेरिकल एरिया होता है ऑलवेज, इज इक्वल टू 4 पाई जी एम। यहाँ पे साथ में नेगेटिव साइन भी होता है। सो तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो उसकी सभी साइड से पास होने वाला फ्लक्स की वैल्यू 4 पाई जी एम है, सो इट इज राइट। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो जस्ट डायरेक्शन शो करता है फील्ड की। मैग्नीट्यूड फ्लक्स का 4 पाई जी एम ही रहेगा जो स्टेटमेंट 1 में है, तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। स्टेटमेंट 2 में आते हैं अगर हम, इफ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स इज रेडियल एंड डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स एज गिवन एज 1/r स्क्वायर, यानी कि जो मेंशन है यहाँ पे कि जो फील्ड है वो डिपेंड कर रही है 1/r स्क्वायर के। इट्स फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स एनक्लोज बाय द सरफेस, नॉट ऑन द शेप एंड द सरफेस। मीन्स कि अगर आपकी फील्ड ये रिलेशन को ओबे करती है तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है, फील्ड इनटू एरिया, ये फ्लक्स देता है आपको। वो फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा,
स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स। और स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स क्या होता है? अगर आप ग्रेविटी में डिस्कस कर रहे हो तो स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स होता है मास, और अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस कर रहे हो तो स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स होता है चार्ज। तो यहाँ पे ग्रेविटी की बात हो रही है तो वो ओनली किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। और अगर आप ऊपर वाला फॉर्मूला देखो जस्ट, कि जो फ्लक्स है टोटल वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? 4πg तो कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो 1/r² होती है, जो हमारे पास g है उसका वैल्यू भी क्या होता है? gm/डिस्टेंस का स्क्वायर। सो यस, जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन भी है। सो statement 2 is correct explanation of statement 1. Statement 1 is true, statement 2 is true. Option B is the answer for this question. So with this, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली इस वीडियो ने आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर किया होगा रिगार्डिंग सर्टेन क्वेश्चंस। एंड जो हमारा यहाँ पे प्रयास है आपको बेटर वे ऑफ एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग देने का, वो होपफुली सफल रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ डाउट्स हैं आपके, सजेशंस हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू act upon them. Also, if you want to support us financially, then do support. It helps a lot to bring some things, some objects like अभी हमारे पास यूपीएस नहीं है, सो अगर कुछ डोनेशन आता है तो हम वो वगैरह ऑब्जेक्ट्स, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर खरीद सक पाएंगे बेटर, जिससे और बेटर हम आपके साथ सर्विसेज एंड कंटेंट दे पाएंगे, जो कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। सो विद दिस वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।